पैदा नहीं हुए हैं, ये सब यहीं की देन है। और हम जो थे वो उसकी जो जितनी ग्लोरियस जो संस्कृति है हमारी हड़प्पन कल्चर की, आज भी एक दूसरों के लिए ईर्ष्या का सबब हो सकती है। और उस सारी चीज़ों में हम जो है उसका हकदार हम हैं, हमारी थी वो। और हमें जो मौजूदा स्थिति में लाया गया है, जो कहा गया है, मैं इसके पीछे एक वजह ये मानता हूँ कि ये आखिर हो क्यों गया। इतनी ग्लोरियस, इतनी सोसाइटी थी, वो सबसे बड़ी सोसाइटी के जो प्रिंसिपल्स थे वो ये थे कि वो नैतिक मूल्यों पर शांति प्रिय समाज था। और सब उसमें जो है कि एक रिच जो एग्रीकल्चर था, और उसमें चिकित्सा की भी सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। और जो आर्किटेक्चर की बात होती है तो वो लाजवाब सब जानते हैं, उसके बारे में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो वो उस स्थिति में हम क्यों गुलाम हो गए? तो मेरा सवाल ये था कि हमें ऐसा क्या हुआ। तो अब जैसे लगता है कि जैसे चोर डकैत किसी के घर में डकैती करने आता है, जो घुसपैठिया, तो वो आया तो वो अपने घोड़े भी, हथियार भी और वो सारी चीज़ें लेके। हमारे यहाँ उस तरह की चीज़ों की उपलब्धता नहीं थी, घोड़े भी नहीं थे। जब आर्यंस का इन्वेशन हुआ तो उसके बाद वो सारी चीज़ें आई, और वो धीरे धीरे करते हुए सारा घुसपैठ करते हुए और हथियारों का हमारा उसका एक लंबा मसला है कि यहाँ पे छोटा सेशन है, छोटे सेशन के हिसाब से तो कुल मिला के किस्तों में जो है सारी चीज़ें शताब्दी लग गई इसमें उस तरह के उनका कब्जा होने में, और कब्जे के बाद ये जाती ये सारी चीज़ों का हुआ है। तो लेकिन आइडेंटिटी हम आज भी मूल निवासी कह रहे हैं अपने आप को। मैं आजीवक के रूप में भी देख रहा हूँ। तो और ये आजीवक जो है ये लोकायत और चारवाक संस्कृति का संवाहक है। तो इसलिए मैं इसको जो है उसका मूल निवासी के रूप में ही स्वीकार कर रहा हूँ। तो बताना यह है कि हम उस संस्कृति को इनको विदेशी करके मुकदमेबाजी, लड़ाईबाजी नहीं करना है। हमारा लक्ष्य है कि जब हमारे प्रति वो इन्फीरियरिटी के दृष्टि रखते हैं तो उन्हें बताना है कि तुम्हारे से बेहतर संस्कृति के हैं, हम यहाँ के मालिक हैं और मूल निवासी हैं, आप यहाँ के घुसपैठिया हैं, चोर हैं। तो इसलिए इस बात को यहीं रहने दें, हम भी साथ रहें और आप भी साथ रहें। पुराने मुद्दे में उस तरह के गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो वी आर सुपीरियर इन ऑल रिस्पेक्ट टू यू पीपल। तो सिर्फ वो बताने के लिए हमारा लक्ष्य है, कोई विवाद खड़ा करने के लिए और उसके लिए अलग से कुछ नहीं है, कि दे मस्ट नो व्हाट वी आर एंड दे शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। उसी हिसाब से हमसे व्यवहार करें, उस तरह की नज़रें अपनी नीची करके बात करें या बराबरी के स्तर पर बात करें। थैंक यू सर। सर, सर्जिकल स्ट्राइक नाम सुनते ही वो सेना का एक इंसिडेंट याद आ जाता है, तो एक सनसनी सी आ जाती है दिमाग में। तो आपने अपने उपन्यास का जो शीर्षक है ये सर्जिकल स्ट्राइक ही क्यों रखा? देखिए, एक सर्जिकल स्ट्राइक जो था 2019 के चुनाव में एक बड़ा हाइप करके दिखाया गया कि ये अनमैच्ड और नई किस्म का कोई शौर्यपूर्ण गतिविधि है, जबकि उसमें उस तरह का कुछ था नहीं। ये पहले से होता है, कॉमन फीचर था, लेकिन एक हर चीज़ को नया बताने का हमारे यहाँ एक अजीब सा ट्रेडिशन चल गया है। और वो एक सस्ती लोकप्रियता के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। तो 2019 के में जब ये वैलेंटाइन डे के दिन अटैक हुआ था, तो उस अटैक के दौरान मुझे उपन्यास लिखना था। और उस दौरान जब वो अटैक हुआ, जिस तरह का मीडिया का रोल था, जिस तरह का गवर्नमेंट का रोल था, जिस तरह का सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैंने इस उपन्यास में एक सर्जिकल जो इसका पात्र है वो आजीवक है। आजीवक कौन सा है? जो लोकायत और चारवाक संस्कृति का संवाहक है, वो इसका नायक है। तो वो नायक जो है इस विषम परिस्थितियों में, जो आतंकवादी और गैर जिम्मेदाराना परिस्थितियां हैं, इनमें किस तरह के पेन से गुजर रहा है, क्या उसकी हालत है, सड़कों पे क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए, उन चीज़ों को, उस नायक को शुरू से लेके आखिर तक लेके गए। और उसमें बुद्धिज़्म का जो बुद्ध कल्चर है, बुद्ध कल्चर को भी लेके आए हैं, पॉलिटिकल कैरेक्टर भी है उसमें, मीडिया का जो नेकेडनेस है, जो मीडिया का जो कुरूप चेहरा है, मीडिया का कुरूप चेहरा भी मौजूद है। जो अपने समाज से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी क्या ज़रूरत है और क्या होना चाहिए। और उसमें जो है कि जो ये सारी चीज़ें काम कर रहे हैं कि एक रोबोट की तरह वो लोग काम कर रहे हैं, इंसान को इस्तेमाल किया जा रहा है, रोबोट की तरह ही वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और उसमें बाहर से एग्जाम्पल भी लेके हिरोशिमा नागासाकी जैसी चीज़ों का भी उसमें सारी चीज़ें, उसका कैनवास काफ़ी बड़ा है। तो उसमें वो सर्जिकल स्ट्राइक क्या है कि आजीवक एक व्यक्ति जो कॉमन मैन है, वो किस तरह की स्ट्राइक करता है, उन सारों को एक्सपोज करता है, वो सारी घटनाक्रम कि उस पर
जो ये स्ट्राइक थी कितनी संदिग्ध की, कितनी आर्टिफिशियल थी, उन सारी चीज़ों को जो जो फेसबुक पे न्यूज़ में उस दौरान आया वो सारा उसका हिस्सा है। अब 200 किलो RDX कहाँ से आ गया, इसका कहाँ से आ गया, कुछ डिबेट कह रहे हैं कि ये करा दो वो करा दो, जो उसके जो सवाल है उसके ऊपर, वो सारी चीज़ें उपन्यास का हिस्सा हैं। तो उस उपन्यास में यहाँ से चलते हुए कि एक आदमी आखिर जितनी स्थितियाँ एक को शांति प्रिय और नैतिक व्यक्ति के लिए कितना स्पेस बचता है, वो द्वंद्व, उसका द्वंद्व है, वो उसकी सारी चीज़ें जो है उन चीज़ों को उजागर करता है ये सर्जिकल स्ट्राइक। और ये सर्जिकल स्ट्राइक इज़ द अगेंस्ट द सिस्टम दैट इज़ करप्ट एंड दैट इज़ गोइंग ऑन करप्ट डे बाय डे। जो करप्शन का दौर चल रहा है उसके ऊपर एक कटाक्ष है, उसके ऊपर काउंटर है, उसका विरोध है। तो उसमें ये उपन्यास लिखा गया था, ये हिंदी में भी ट्रांसलेशन हुआ और इंग्लिश में भी इसका हुआ। तो खुद के मैंने ट्रांसलेशन किया कुछ, फिर बाद में दूसरी तरीके से पब्लिशर लेवल पे हुआ। तो इसलिए इसकी पृष्ठभूमि बनी सर्जिकल स्ट्राइक। गंगानिया साहब, मैं जैसा कि आपके बारे में थोड़ा बहुत मैंने जानने की कोशिश की कि एक अपेक्षा है, उसके भी आप सब एडिटर रहे हैं। आजीवक विज़न, इसमें आप एडिटर रहे। अधिकार दर्पण, इसके आप एडिटर रहे। समय संज्ञान, इसमें भी आप एडिटर रहे। तो इसके पीछे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, तथा आपका मतलब उद्देश्य क्या है? आप ये सब काम कर रहे हैं, मैं ये दो क्वेश्चन आपके पास आपसे जानना चाहता हूँ। क्या मैसेज है आपका और उद्देश्य? जी, हमारे यहाँ कल एक साथियों ने भी हमारे एक जिक्र किया कि हमारा जो है कि कोऑर्डिनेशन इन थॉट, कोऑर्डिनेशन एट द लेवल ऑफ आइडियोलॉजी, वो हमारे पास नहीं है। ताल आइडियोलॉजिकल जितनी व्यक्ति हैं उतनी दिशाएं हैं। और एक भी क्वेश्चन हो रहा था कि देयर इज ए लैक ऑफ लीडरशिप। जब एकता नहीं है तो लीडरशिप का सवाल पैदा नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी क्रिटिकल थी। ये जो था 2002 में डॉक्टर तेज सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे और मैंने एक मैगजीन शुरू की थी अपेक्षा। अपेक्षा का था जितना भी लिटरेचर था पहले जो हमारे यहाँ दलित साहित्य के नाम से लिखा जा रहा था, उसमें जो था कि एक दूसरे की जैसे पैटर्न होता है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई योर्स, आप मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी, या तुम मुझे पंडा कहो मैं तुम्हें। तो एक दूसरे के महिमा मंडन का था, जो वो साहित्य के विकास के लिए सबसे बड़ी गड़बड़ वाली थी और उस साहित्य को क्षति पहुंचाने वाला था, साहित्य के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा था। तो उसमें अपेक्षा में डॉक्टर तेज सिंह ने और हमने मिलके उस मैगजीन में आलोचनात्मक लेख, वो आलोचना की मैगजीन थी, और पूरी वो ग्रेड 1 वाली मैगजीन में भी यूनिवर्सिटी में जिस तरह का होता है एग्रीगेशन, तो उस सारी चीज़ों में वो शामिल रही। तो उसमें बड़े बड़े आलेख, जितनी भी कृतियाँ अपने साथियों की थी उनके बारे में डिबेट हुई, लंबे लंबे 7-7, 8-8 पेज के एडिटोरियल लिखे गए। हमारे आर्टिकल भी मिनिमम 7-8 पेज से कम के नहीं होते थे, और किताब के 15-20 पेज तक के अपने आर्टिकल रेगुलर मेरा भी जाता था। उसमें क्या था कि अम्बेडकरवाद को एस्टेब्लिश करना था। अब जो दलित के नाम से अभी उन्होंने, मेरे पहले वक्ता ने भी उस पर जिक्र किया कि दलित से, तो हम दलित से सहमत नहीं थे कि जो दलित वाला कॉन्सेप्ट है वो हम अब एक तरह से अपने आप को, उसके अंदर गरिमा नहीं है, स्वाभिमान नहीं है। तो उस गरिमा स्वाभिमान के अभाव को दूर करके अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी है, और उसमें एक अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी में इंक्लूजन का सबसे बड़ा चीज़ है कि उसमें सोसाइटी के हर हिस्से को उसमें शामिल किया गया। ये नहीं कि भी हमने एक जैसे हम दलित वाले, दलितों का साहित्य दलितों के लिए, दलितों के द्वारा, उस तरह के कॉन्सेप्ट से हट के अपना ये था कि इसमें जब हम सोसाइटी में रहने हैं तो आपस में ब्रिजिंग हो, ऐसी चीज़ें हो जिस पे एक मंच पे खड़े होकर हम बात कर सके और बीच के रास्ते जो जितनी बड़ी खाई है उस खाई को पाट सके। तो उसमें अम्बेडकरवाद को स्थापित करने का एक अलग तरह से था। फिर आजीवक विज़न का जो था सारा, फिर हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को, एंशिएंट कल्चर से जो हमारी पहचान थी उसको स्थापित करने का मुद्दा था। अधिकार दर्पण जो था, लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे, तो आम व्यक्ति को उससे अवेयर कराने के लिए हमने ये अधिकार दर्पण शुरू किया। करंटली अब हम समय संज्ञान मैगजीन जो है, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के JNU के कुछ प्रोफेसर्स का ग्रुप है, उसका एडिटर मैं हूँ साथ में। तो 10-12 लोगों की टीम है, शील बोधी जी भी हमारे साथ उस टीम का बहुत सक्रिय हिस्सा हैं। तो हम सब मिलकर एक मैगज़ीन निकालते हैं क्वार्टरली। उस मैगज़ीन का भी लक्ष्य यही है कि जितनी भी एक ट्रेडिशनल चीज़ें एक परंपरा के तौर पर स्थापित होती आ रही हैं, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करके व्हाट इज़ द नीड ऑफ टुडे,
we need to establish those things what can answer the requirements of present circumstances, जो वर्तमान को जवाब दे सके उन सारी चीज़ों को लेके, उन चीज़ों को जितनी भी अलग तरह की धारणाएं चली हुई हैं साहित्य में, उन साहित्य को रिफाइंड करना है ताकि एक पर्टिकुलर दिशा बने और माइंड सेट बने। और कुछ चीज़ें जो है जाति को लेके या हीनता बोध को जैसे स्टारडम का पैमाना बना दिया, जैसे मराठी से ऑटोबायोग्राफीज आई, बहुत सारी चीज़ें साहित्य में भी अब भी जो है जितनी भी कविता कहानियाँ हैं तो उसमें एक दूसरे को राइवल की तरह, एक दुश्मन की तरह आमने सामने रख के रखते हैं। तो हमें एक सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी में रह के उसी तरह के काम करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। जो साहित्य का जो गड़बड़ वाला सबसे हिस्सा है, उनकी खेमेबंदी अपनी है, हमारी अपनी खेमेबंदी है, और मार्क्सवादी के एक अलग तरह का खेमेबंदी का हिस्सा है। उन सारी चीज़ों में हम क्या करते, एक दूसरे का साथ एक परिवार जैसा होने की कोई संभावनाएं नहीं है। आर पार की भारत पाकिस्तान जैसी हमारी स्थिति रहती है आपस में, तो उसके बाद ना देश का विकास होता है, ना सोसाइटी का विकास हो सकता है, और ना ब्रदरहुड जो है उसमें भी कोई किस तरह की चीज़ों का कुछ प्रगति हो सकती है। तो उस दृष्टि से को रखते हुए कि इन सारी चीज़ों को हम निकाल के वो बातें कहें। अब पूरा साहित्य जितना दलित साहित्य के नाम से लिखा है, मैं सबसे एक आह्वान करना चाहता हूँ कि उस सारी साहित्य को पढ़िए, उसमें कंस्ट्रक्टिव कितना है और उसको जो ब्रिजिंग का काम कितना, आपस में पुल बनाने के जो समुदायों के बीच में जिनसे हमारी लड़ाई है उनके बीच में और अपने बीच में पुल बनाने का कौन सा साहित्य कितना लिखा जा रहा है, कितने % लिखा जा रहा है। तो हम वो पुल बनाने की भी करें। आइए हम साथ उस पर बैठिए, बात कीजिए। कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग से भी जो गंदी फैल रही है, दुश्मनी पैदा हो रही है, जितनी हमारी कविता कहानी आर पार की ये कर देंगे वो कर देंगे, वो वाली चीज़ें, तो वो साहित्य नहीं रह जाता। चाहे कविता में भी है, चाहे कहानी में भी, सबके जो हमारे साथ शोषण उत्पीड़न बलात्कार हुआ तो हम अपनी कहानियों में उनके साथ करके दिखा रहे हैं। तो इट मेक्स नो सेंस। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अर्थ है। हम सोसाइटी के साहित्य का मतलब ही बिल्कुल डिफीट हो गया है कि साहित्य का मतलब है कि समाज के निर्माण, समाज की बेहतरी, उससे बेहतर समाज निर्माण के हम समाज बचता कहाँ है। एक उनकी पहली चली आ रही थी, उन्होंने जो गदर मचाया उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उसको लाने के भी जब बुद्धिज्म में भी सीधा का आग से आग नहीं बुझती है तो हम फिर क्या कर रहे हैं, हम भी आग से आग जाति की लड़ाई को जाति से लड़ाई से करने के लड़ रहे हैं, जब वो उनका स्पेसिफाइड फील्ड है और उस फील्ड का कोई मतलब नहीं है। तो उससे पानी से बुझेगी ना आग। तो हम पानी के लिए अपने तरीके से, बाबा साहब का सारा चिंतन दर्शन क्या है, उन्होंने सबके उनसे जो उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो स्टैंडर्ड्स थे, जो पैमाने थे, उन सारों को अपनी आइडियोलॉजी से ध्वस्त कर दिया, बोना कर दिया, बात खत्म होगी। साहब ने बोल के दिया, इसलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं बाबा साहब विदेशों में भी जितनी चीज़ों के। तो ये बाबा साहब की जीत, लड़ाई तू मैं वाली उस प्लेटफॉर्म पे नहीं गए। उनसे बड़ी लाइन आइडियोलॉजी की, विचारधारा की, जो गलत जमीन पर वो खड़े हैं उस जमीन को बता दिए तुम्हारी जमीन खोखली है, बेईमानी की है, ईमानदारी की नहीं है। हमारी ये असली जमीन ये है, ये इंसानियत की भी है, नैतिकता की भी है, ईमानदारी की भी है और समाज निर्माण की है। तो वो चीज़ उनको बाबा साहब बनाती है। तो ये चीज़ें रखने के लिए हम इस साहित्य की जो संपादक और इन चीज़ों के बीच में हम जुड़ते रहे। धन्यवाद। मैं एक क्वेश्चन आपसे और जानना चाहूँगा कि साहित्य में भी भिन्न भिन्न फील्ड है। कहानी है, आपने कहानी में भी काम किया है, कविता है, गज़ल है, उपन्यास है, और एक आपकी आत्मकथा है मैं और मेरा गिरेबां, आलोचना है। ये इस तरह की जो बड़ी टिपिकल ये जो आपकी फील्ड है, इनके पीछे आपका मोटिव क्या रहा है, क्या उद्देश्य था? जी, पहले शुरुआत मेरी कविता से हुई। हार नहीं मानूंगा मेरा पहला कविता संग्रह है। उसके बाद सीधा आलोचना में 8-10 किताबें आलोचना की आई। आलोचना के बाद फिर जो कुछ समय दूसरी तरह जगह कहानी भी उसी दौरान आई। कहानी संग्रह इंट्यूशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पोइट्री की भी हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। बार्ड्स बी लाउड इंग्लिश में है मेरी पोइट्री की भी। तो ये सारी चीज़ें फिर इसके बाद आलोचना का लगातार, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी और वो मेरा पसंदीदा फील्ड भी था, और इसलिए मैंने आलोचना पे भी जितने कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे जितने आर्टिकल्स थे वो लिखे और उस किताबों का मेरा हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें लिखने का फिर उसमें गज़ल के में भी क्या, जैसे बीच में दूसरी जगह एंगेजमेंट है तो कविता कहानी चलते फिरते लिख सकते हैं हम। तो 10 किताबें मेरी, 9 किताबें पोइट्री पे हैं, एक किताब गज़ल संग्रह भी है। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आज की डेट में मेरे पास 26 बुक्स जो हैं मेरे फेवर में हैं, जो मैंने लिखी हैं 26। और वो मैं उस तरह की नहीं है कि भी वो वाले किताबों जैसी हैं
24 पेज की, 26 पेज की, 28 पेज, उस तरह का नहीं है। किताब अपने साइज के हिसाब से उसी तरह। अब मैं विशेष रूप से आत्मकथा वाले एपिसोड पर कहता हूँ, मैं और मेरा गिरेबान। मैं और मेरा गिरेबान जो है, मैं हूँ तो मैं एक व्यक्ति हूँ, और मेरा गिरेबान है, ये सिंबलाइज करता है मेरी कमजोरियों को, मेरी खामियों को। तो मैं जो हूँ, मैं एक आजकल जो आत्मकथा में पैटर्न है हमारे यहाँ, जो कॉमन रहता है कि वो उसमें वह महानता का ही सारा, नीचे से लेके ऊपर तक महानता महानता, या हमारी जो दलित ऑटोबायोग्राफी है वो दीनहीनता का इतना कि वो सिंपैथी गेन करने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने जैसा। मैं उससे सहमत, उससे मैं, अपवाद सब जगह हो सकते हैं, उससे मैं नहीं इनकार कर रहा, लेकिन मेजोरिटी जो है वो सारी की सारी विक्टिम कार्ड खेलने जैसी दोनों स्थिति है। मेरा दोनों से संबंध नहीं है। मैं कहता हाउ ए कॉमन मैन कैन लीड ए लाइफ विद कंफर्ट, विद पीस, विद प्लेजर। मेरा लक्ष्य ऑटोबायोग्राफी का जितने स्ट्रगल आए, हाउ आई फेस दैम, ऑल द चैलेंजेस ऑफ माय लाइफ। ज़िंदगी में जो संघर्ष आए, किस तरह क्या है, आज इंसान के रूप में जो इंसानी कमजोरियां हैं, वो मेरी क्या क्या कमजोरियां रही, कैसे मैंने टैकल किया, कैसे अपने आप को उन चीज़ों से करते हुए आगे बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें क्या था कि एक सुकून, एक कंफर्ट, जो जितना मिलियनेयर बिलियनर जितने भी हैं, या दूसरे चीज़ों में जितने बड़े पद में, मुझे गारंटी नहीं है कि वो सुकून की ज़िंदगी जी रहे हूँ। मेरा यह है कि एक सामान्य परिवार से, मजदूरी मेहनत वाले परिवार से उठ के भी एक आदमी ऐसा जीने का था कि जो आदमी का लक्ष्य है। लक्ष्य का मतलब जितनी पूंजी, धन दौलत, शोहरत से सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए, ऐसा नहीं है ज़्यादातर तो। लेकिन जो सुकून से जो मैं कर रहा हूँ, तो उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, सैद्धांतिकी क्या है कि जो उसमें सुकून का मैं जीवन जी सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें उसमें सिंबलाइज करती है मैं और मेरा गिरेबान। सारी प्रैक्टिकल, कोई छुपाने जैसा कुछ नहीं। जो खामियां हैं, खामियां भी उसका हिस्सा है, क्यों है, किन परिस्थितियों में है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को मैं और मेरा गिरेबान भी लिखी, ताकि मैं अपने जीवन को, मेरी फैमिली की विरासत भी है, समाज की विरासत के रूप में। क्योंकि गरीब से ये सोचा कि भी लिखने का काम कुछ स्पेशल टाइप लोग करते हैं, या स्पेशल कास्ट उस लोग करते हैं। कोई भी कर सकता है, जिसके परिवार की कोई उस तरह की बैकग्राउंड नहीं है, वो भी यहाँ तक पहुँच सकता है। तो अब जब बाकी जीवन बचा है, तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें मेरे प्लान का हिस्सा हैं, तो उसमें आगे काम करेंगे। थैंक यू सर, हम अपने साक्षात्कार के लगभग अंतिम पड़ाव में हैं। जी। तो मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा कि कौन सी आपके लाइफ में एक ऐसी टर्निंग पॉइंट रहा कि जिसने आपको आज की ये शख्सियत बना दिया? ये काफ़ी, जो ये सवाल है, बड़ा डेप्थ वाला सवाल है, गहराई वाला सवाल है, जो मुझे बना दिया। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो मुझे काम है, जो मुझे करना है, जो मेरे साथ, जब उस जिसको आज बुराई, आपदा, जिसको तथागत की भाषा में भी दुख कहते हैं, कहीं दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और वो उसकी पहचान, तो वो चीज़ें मैंने उसको कभी दुख नहीं माना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि जो मेरे साथ समस्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो खुशी का है, प्लेजर का है, वो सारी चीज़ों को, वो उसी तरह का हिस्सा है। मैंने उसको नहीं, उससे डबल फोर्स से उसके प्रति लगे रहे। उसको यूँ नहीं सोचा कि भाई ये हो गया, मुझे ये परेशानी, मेरा लुट गया, मैं पैसे नहीं है और मैं मजदूरी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कुछ उस तरह का लगा ही नहीं। वो ख्याल दिमाग में नहीं आया। तो जितनी भी जीवन में हर्डल आए, एजुकेशन भी मेरी हायर सेकेंडरी तक जैसे तैसे, प्राइमरी एजुकेशन हुई है। सेकेंडरी वाले में भी बिल्कुल 6 गाँव के बीच में एक गाँव था, उसके बीच में 2-3 किलोमीटर तक पैदल चल के जाना होता था, और कोई पूछे ना, स्कूल में एडमिशन करा दिया, दैट इज़ ओवर। हायर सेकेंडरी तक है, उसके बाद सारी एजुकेशन अपनी सर्विस पीरियड में ही जाके मैंने एजुकेशन अपने ग्रहण की। उसमें भी डबल MA भी किया, BEd भी किया, डिप्लोमा भी किया, मेडिकल की डिग्री भी। तो बहुत सारी चीज़ें वो सारे अपनी सर्विस पीरियड में किया। तो जितनी भी परिस्थितियाँ रही, मैंने उनको कभी दुख के रूप में, जब हमारी समस्याएं, जो दुख तब बढ़ जाता है, हम दुख के रूप में रिकॉग्नाइज करके उसको आत्मसात कर लेते हैं। लेकिन मैंने उस तरह का, मैंने उसको भी एक पार्ट, जैसे ये है, दिन है तो शाम है, मैं रात को भी बुरा नहीं मानता, दिन को भी बुरा नहीं, तो कहते हैं अंधेरी रात है। अंधेरी रात का अपना रोल है, उसमें भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें। रात को हम रिलैक्स नहीं करेंगे तो सारी बॉडी का जो हीलिंग सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा, तो हीलिंग सिस्टम ठीक रहेगा तभी दिन काम करेंगे। तो कहते हैं हमारे जीवन तो अंधेरी रात है, अंधेरा अंधेरा। तो अंधेरे का अपना इम्पोर्टेंस है, उजाले का अपना इम्पोर्टेंस है। तो चीज़ों को पॉजिटिव सेंस में देखने के साथ ही मैं आगे चलता रहा। तो उन्हीं को एक के बाद एक कदम जो था, बस मुझे एक रहता है कि आई हैव टू वर्क ऑन, मुझे काम करते रहना है। और दूसरा बाबा साहब का एक की पॉइंट है कि आई मस्ट कीप माई सेल्फ इन एक्सपेरिमेंटल स्टेट।
हमेशा अपने आप को प्रयोगात्मक स्थिति में रखो। जो हो रहा है उसको भी, चाहे खाने का मामला है, ओढ़ने पहनने का मामला है, पढ़ाई लिखाई का मामला है, और बेहतर क्या, और बेहतर क्या, और बेहतर क्या, कंपटीशन खुद से। आज मैं यहाँ हूँ तो उससे और बेहतर क्या, और बेहतर क्या। तो जो नॉट टू लीव एनी अटेम्प्ट अनअटेम्प्टेड, कोई भी प्रयास ऐसा नहीं छोड़ना कि जो मैं ना कर सका। कोशिश करते रहना है। तो वो कोशिश करते रहना मेरे जीवन का लक्ष्य है। टाइम की पंक्चुअलिटी मेरे जीवन में कभी नहीं, आज भी 10 बजे का प्रोग्राम था, मैं 9:15 बजे यहाँ था। और बाद में भी चाहे यहाँ मेरा कार्यक्रम नहीं होता, जहाँ मेरा कमिटमेंट है तो वहाँ मेरे जीवन में कोई लेथार्जिक और लेट लतीफ़ी वाले के लिए कोई जगह नहीं है। कभी पूरे जीवन में बहुत सारी जगह पे ये होता है, क्या है यार ये हो जाएगा, वो जो होता है। बहुत जगह शादियों में जाते हैं, जो उन्होंने टाइम दिया वह पहुँचे, 1-1.5 घंटा इंतजार किया, उसके बावजूद नहीं तो बगैर खाए वापस चले आते हैं। बट आप समय की वैल्यू आप नहीं समझ रहे, तो मैं समझ रहा हूँ मेरे समय की वैल्यू है, आपके नहीं है। तो यू लिव योर लाइफ विद योर वैल्यूज एंड आई मस्ट लिव माई लाइफ विद माई वैल्यूज। आई नो डोंट कम्प्रोमाइज विद दोस्त। सर समय का थोड़ा सा तकाजा है। थैंक यू सर। मैं आपसे एक आखिरी सवाल, जो कि 2 मिनट में आप शॉर्ट में जवाब दीजिए, 2 मिनट में सिर्फ, कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में, टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, उपन्यास पर आधारित फिल्में आई हैं। तो भविष्य में क्या आपकी योजना है कुछ इस प्रकार का उपन्यास बनाने में, कि जो भावी हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आने वाले हैं कि उनको ही मौका मिले कि आपके उपन्यास को बेस बनाकर एक फिल्म बनाए? 2 मिनट में सर, धन्यवाद। क्या है सर, ये मेरे जीवन का एक अजीब फिलोसफी है। हेलो, सॉरी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। मेरे जीवन की एक फिलोसफी है और मेरी मान्यता है, और वो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है। मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक चैप्टर लिखा है, सारी कायनात मेरे साथ। तो जो मैं लिखता हूँ ना, तो उसके पीछे एक पर्पज ली कि मेरी इस पे फिल्म बनेगी, या इस पे ये मुझे मिल जाएगा, अवार्ड मिल जाएगा। ये आई नेवर गो दैट साइड। माई रोल इज टू वर्क ऑन। मेरा काम करना है, मेरा लक्ष्य है। काम से आगे जो रिको, वो सामने वाले का रोल, जिम्मेदारी है, वो कौन करता है, कौन। अभी ये पूछे जहाँ से शुरू हुआ, मैंने इसको किया प्रभात प्रकाशन सबसे लीडिंग वाले में हर स्टेट में इनका, तो इनका फ़ोन आया कि हम आपके उसको रीप्रिंट करना चाहते हैं। इन्होंने रीप्रिंट किया, जो कुछ करना चाहते हैं। कुकू एफएम वाले ने मुझसे कांटेक्ट किया कि कुकू एफएम रेडियो पे भी मेरा उपन्यास भी उपलब्ध है, कहानी संग्रह भी उपलब्ध है। तो उन्होंने अप्रोच किया, मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया। और मैं उसमें अपनी आपको जो है ना, मेरी इनकम्पेटेंसी का ये, मेरी एक कमज़ोरी का ये, कि आई नेवर रन एनीबडी एल्स फॉर एनी गेन और प्रॉफिट। उसके पीछे मेरा काम सिर्फ काम करते रहना है। इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड मे बी टुडे, मे बी टुमारो, और मे बी एनी टाइम ऑफ द हिस्ट्री। तो कभी भी वर्तमान में भी, भविष्य में भी जब भी होगा, तो वो दूसरों का, मेरा उसके में भूमिका नहीं है। तो मेरा सीधा सा पंडा सर यही है। धन्यवाद सर, बड़ा मोटिवेटिव ये रहा आपका साक्षात्कार, और मैं समझता हूँ कि आज हमारे दर्शकों ने भी इसको खूब एंजॉय किया होगा। धन्यवाद सर। थैंक्स फॉर आस्किंग ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। थैंक्स मूल निवासी सभ्यता संघ, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए, और उम्मीद है देश भर से आए हमारे साहित्यकार और पाठकगण इससे प्रेरणा लेंगे और कुछ कदम रखेंगे। ऐसा ना हो कि कुछ, मैं बार बार हमारे जैसे लोग मन से बोलें कि कुछ तो बोलो मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो मुंह तो खोलो, क्यों ऐसे तुम चुप चुप से बैठे हो। कुछ तो बोलो मुंह तो खोलो, क्यों ऐसे तुम चुप चुप से बैठे हो। चलती फिरती तुम जिंदा लाशें हो, चलती फिरती तुम जिंदा लाशें हो। खाना खाते रोज नहाते, क्यों ताबूतों में सोते हो। अगली लाइन है, जब भी उठाता हूं कलम, साहित्यकार जब भी उठाता हूं कलम, सोचता हूं तुम्हारा नाम लिख दूं, क्योंकि कुछ नहीं करते हैं तो तुम्हारा नाम लिख दूं। पता नहीं क्या बात कहूं, कुछ नहीं तो ऐसे में अपना हाल लिख दूं। ये हाल साहित्यकार लिखे, बेबाक लिखे, ऐसे साहित्यकार पैदा हों। इस कार्यक्रम को मूल निवासी सभ्यता संघ के इस संगीति को आगे बढ़ाने के लिए अगले सत्र के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रदीप कुमार बौद्ध जी, आप आएँ और मंच का, नहीं आप कर रहे थे ना, चलो अच्छा ठीक है। क्षमा चाहता हूँ, जिम्मेदारी फिर वापस आ गई है, और मैं इस पंक्ति में आगे कृति सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे एक युवा साथी हैं, युवा लेखक हैं
अजय कुमार, आप दिल्ली से हैं और मैं उनको आमंत्रित करता हूं अधूरी मुलाकात उपन्यास के लिए। आप अधूरी मुलाकात उपन्यास के रचनाकार हैं और आप मंच पर आएं, आपका स्वागत है। इसमें किसका नाम देना था? और इस पंक्ति में मैं आमंत्रित करता हूं, उन्हें सम्मान अर्पण करने के लिए शॉल भेंट करेंगे पंजाब से सुरेंद्र सिंह सरदार जी। आप हमारे युवा लेखक को सम्मान में शॉल भेंट करेंगे। खाना बनाने के साथ साथ मैं शब्दों को भी खूब पकाता हूं। हल्की आंच में लफ्ज सेक कर दिल का दस्तरखान सजाता हूं। इन्होंने इस युवा अवस्था में ये अधूरी मुलाकात एक उपन्यास लिखा है जो एक लव स्टोरी है और उसमें कुछ प्रेरणाएं हैं युवाओं के लिए, समाज कार्यकर्ताओं के लिए। इस सम्मान की अगली कड़ी में मैं प्रशस्ति पत्र के लिए भाऊ साहब चौहान महाराष्ट्र से हैं, आप आएं और प्रशस्ति पत्र अजय कुमार जी को दें। भाऊ साहब चौहान महाराष्ट्र से अजय कुमार जी को प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। और इस कड़ी में मूल निवासी सभ्यता संघ के माननीय मूल निवासी डॉक्टर प्रभाकर निसर्गन जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मूल निवासी सभ्यता संघ के, वो बौद्धिक राजा प्रतीक को भेंट करेंगे अजय कुमार जी को। जी, और मैं इस कड़ी में अजय कुमार जी को निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अधूरी मुलाकात उपन्यास पर उनका क्या नज़रिया है, क्यों उन्होंने लिखा उसको, उन्होंने साहित्य जगत में लिटरेचर को निर्माण करने में और एक आंदोलनकारी युवा, एक स्टूडेंट होते हुए और कई सारी जिम्मेदारियों को भी निभाते हुए इस जगत में आने का संघर्ष कैसे किया, इस पर कुछ खास बातचीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ महेंद्र कामा जी, देहरादून से, सभ्यता संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। वो खास बातचीत करेंगे और पूछना चाहेंगे क्या अधूरी मुलाकात के बाद ये पूरी मुलाकात भी लिखेंगे। तो उनके अनुभव हम जानना चाहेंगे इस खास बातचीत में। महेंद्र कामा जी अजय कुमार युवा लेखक से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, उनको निवेदन करता हूँ। और अजय जीनवाल जी को भी जय भीम। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप साहित्य की ओर हैं। तो मैं आपसे एक पहला सवाल करना चाहूँगा कि हमारे साथ बहुत युवा साथी हैं और आप भी एक युवा हैं, और युवा होते हुए आपने जो समाज को लेखन की ओर मोड़ा है, तो उसी पे मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा। युवा आमतौर पर प्रेम और कैरियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर आपने ऐसा नहीं किया, आप लेखन की ओर गए, महापुरुषों की ओर गए। तो ऐसा कैसे हुआ, आप इस पे प्रकाश डालेंगे प्लीज़? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि प्रेम का विषय है और प्रेम से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहता अपनी ज़िंदगी में। प्रेम एक प्राकृतिक सद्गुण है। ये एक कृत्रिम सद्गुण नहीं है, मतलब एक नेचुरल मेरिट्स है जो अंदर ही स्वतः ही फूटती है, ये अंदर से आता है ये। और जब हम उस अवस्था में होते हैं तो जब मन के अंदर कई सारे विचार प्रेम को लेकर चलते हैं, एक आकर्षण होता है, तो कुछ लोग उसको एक
कलब में शब्द बंद कर देते हैं और कुछ उसको नहीं कर पाते हैं। मेरे लेखन की जब शुरुआत हुई तो मैं बामसेव का